हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके आरोही यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को आधुनिक भारत या आधुनिक भारत के इतिहास पर एक समग्र सोच को लेकर चर्चा करेंगे। आपकी शिकायतें रही हैं कि सर हम आधुनिक इतिहास या कोई इतिहास हम भूलते बहुत हैं, शुरुआत तो करते हैं, अंत तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। हम उन्हीं सब बातों को कि आप ना भूलें, आप अच्छे से करें, कुछ विशेष पर चर्चा उस पर करना चाहेंगे। इसके बाद निरंतर अध्ययन पद्धति जारी रहेगी। यह जो मेरा पढ़ाने की स्थिति होगी आधुनिक भारत को, इस आधुनिक भारत को हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। जब कई परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा तो इसके पढ़ाने और समझने के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन हम आपके अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से आपको समझाने के लिए हर व्यक्ति का समझाने का तौर तरीका अलग अलग होता है और अध्ययन की सुविधा के अनुसार आप भूले ना, इस आधुनिक भारत के इतिहास को हम 4 चरणों में बांट के देखने की कोशिश करेंगे। 4 चरणों में कौन कौन से होंगे? 4 चरणों के अंतर्गत प्रथम चरण के अंतर्गत आएगा, ध्यान देंगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में प्रथम चरण में देखेंगे आप अध्ययन के दृष्टिकोण से प्रथम चरण पर 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। प्रथम चरण का अध्ययन 2 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहली बिंदु हमारी होगी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन। और दूसरा प्रथम चरण में अध्ययन का बिंदु होगा भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक दशा। जब ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आएंगे तो भारत की आंतरिक राजनीतिक दशा क्या रही होगी। हम अपने अध्ययन की शुरुआत आधुनिक इतिहास की यहीं से करते हैं। यहां से अभी तो हम एक चार्ट के माध्यम से 4 चरणों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन 4 चरणों के बाद फिर एक एक स्टेप को समस्त प्रश्न प्री और मेंस को हम आपको समझाते रहेंगे। इसमें कोई भी यूनिट नहीं छूटेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ें, शुरू से अंत तक देखें। ठीक है, तो अब देखा जाए कि भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसे होती है, कौन से ऐसे कारक होते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रसार होता है। तो ज्यादा तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे चार्ट फ्रेम में बताना है आपको, किंतु यूरोप की राजनीतिक स्थिति में, यूरोप के आंतरिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन क्या होता है? पहला परिवर्तन होता है कि वहां सामंतवाद का पतन हो जाता है, धर्म युद्ध की शुरुआत हो जाती है और उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण भी हो जाता है। पुनर्जागरण के परिणामों स्वरूप नए खोज, नए आविष्कार और नए विचारों की वहां शुरुआत हो जाती है। नए खोज, नए आविष्कार, नए विचारों की शुरुआत होती है। नई खोज, नई आविष्कार और नए विचार से हम आधुनिक विश्व इतिहास की भी शुरुआत करते हैं, किंतु यहाँ विश्व इतिहास की भूमिका में न जाकर हम केवल आधुनिक पर चर्चा करेंगे। 15वीं सदी में जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया ने तुर्की पर अधिकार कर लिया, तो अपने क्षेत्र से होकर दक्षिण पूर्व एशिया के जो व्यापारिक वस्तुएं थी या व्यापारिक मार्ग थे, तुर्की ने अवरुद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल का शासक
हेनरी द नेविगेटर ने अपने प्रयास से नए राजमार्गों की खोज का प्रयास किया, ये आप जानते होंगे। जब उसने खोज का प्रयास किया और उस खोज में यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, चाहे भाप का इंजन रहा हो या कुतुबनुमा यंत्र रहा हो, दिक्सूचक यंत्र, उसके माध्यम से नए मार्गों की खोज में विशेष सहूलियत मिली। और उन्हीं सहूलियत के मद्देनजर भारत में एक नहीं, दो नहीं, अपितु चार यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। वो 4 यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी थी, इनका आगमन का क्रम क्या था, किस क्रम में आए थे और भारत में किन किन स्थानों पर अपनी बस्ती बसाए थे, यह आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें। देखा जाए तो यहाँ 4 कंपनियों में सबसे पहली कंपनी आती है पुर्तगाली, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं डच, फिर इसके बाद आते हैं अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज। फिर इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। ये 4 यूरोपीय कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए चल पड़ती हैं। किंतु एक बात ध्यान देने योग्य यह है, पूरे यूरोप में या ऐसे कहिए पूरे ग्लोब पर जहां भी अंग्रेज कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी रही, सदैव एक दूसरे के विरोधी रही। भारत में भी इनकी यही स्थिति रही, वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे आपके साथ। किंतु जब ये चारों कंपनियां भारत में व्यापार करने आई तो किस चीज की, वस्तु एक और व्यापारी कितने हैं, 4। जब वस्तु एक है, व्यापारी 4 हैं, तो जाहिर सी बात है इन चारों व्यापारियों में आपस में झड़प तो होनी थी। फलतः संघर्ष तो यहां निरंतर होता ही रहा। हमें क्या देखना है, इन चारों व्यापारियों के बीच में, पुर्तगाली और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में आपसी संबंध देखा जाएगा, इनके बीच अंतर संबंध देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत की इसी स्थल पर भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को भी समझ लेने की जरूरत पड़ती है। यह आंतरिक राजनीतिक स्थिति कैसे थी, भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति को उस समय हम 2 भागों में बांट के देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला भाग है उत्तर मुगल काल के शासक, या आप ऐसे कह सकते हैं केंद्रीय सत्ता। ध्यान रखिएगा, मुझे केंद्रीय सत्ता का अध्ययन करना होगा, जो उस समय वहां उत्तर मुगलों का शासक था, जो 52 वर्षों में 8 शासक राज करते हैं। 52 वर्षों में क्रम से 8 शासक आया राम गया राम की स्थिति होती है। जब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, उस मृत्यु के बाद प्रांतीय शिथिलता आ जाती है, प्रांतों पर केंद्र की पकड़ कमजोर हो जाती है और प्रांतों में विविध शासक अपने राज्य की या स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ की आंतरिक स्थिति क्या है, ध्यान देंगे। हैदराबाद, ठीक है, औरंगजेब के समकालिक सरदार निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, जिसको चिंगलिस खां के नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे। अभी केवल हम आपको स्टेप बताना चाह रहे हैं कि कितने स्टेप में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आपका यह जो पाठ्यक्रम है बताने का मेरा तौर तरीका है काफी लंबा हो जाएगा और लंबा हम नहीं करना चाह रहे हैं। हैदराबाद और हैदराबाद के साथ कर्नाटक के बाद बंगाल और यहीं पर अवध, फिर देखें तो मैसूर और यहीं पर मराठे। ध्यान रखें, मराठों के साथ साथ जाटों के साथ राजपूत, ठीक है, व सिख। ध्यान रखेंगे, सिख जैसी
प्रांतीय शक्तियों का भी उदय होता है। जब ये प्रांतीय शक्तियां, कुछ प्रांतीय शक्तियां पहले से अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं और केंद्र की पकड़ इन प्रांतों पर कमजोर होने लगती है। और ऐसी स्थिति में भारत पर एक नहीं चार चार यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जो अपने औपनिवेशिक हितों की प्रतिपूर्ति के लिए या भारत में अपना प्रसार करना चाहते हैं, या ऐसे हम कहें दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रसार करना चाहते हैं। पहले स्टेप पे मुझे इनका अध्ययन करना होगा। जब अपना प्रसार कैसे आते हैं, एक व्यापारी के रूप में आते हैं। ध्यान रखिएगा, किस रूप में भारत में आते हैं, एक व्यापारी के रूप में आते हैं। आप देखेंगे कि वस्तु यहां एक है, मसाला, काली मिर्च, या हम ऐसे काले मसाले के व्यापार के लिए आए हैं। कालांतर में जो डच हैं, वस्त्रों की भी व्यापार की वस्तु बना देंगे समय समय के साथ। लेकिन वस्तु एक है, व्यापारी चार हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें झड़प होनी ही है। इनके झड़प को देखकर ये जो आंतरिक शक्तियां थी, चाहे कर्नाटक के नवाब रहे हों, हैदराबाद के नवाब रहे हों, बंगाल, अवध, मैसूर या मराठे रहे हों, इन सबको, या केंद्रीय सत्ता मुगल रहे हों, इन सबको कंपनी के साथ उलझ जाना पड़ा। ठीक है, कंपनी के साथ क्या करना पड़ा, उलझ जाना पड़ा। जब कंपनी के साथ उलझ गए, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज सदैव दो पुल में रहे। कभी फ्रांसीसी कुछ भारतीयों को पक्ष ले लेते थे, कभी अंग्रेज ले लेते थे। ऐसी स्थिति में अपनी विविध नीतियों के माध्यम से अंग्रेज भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित करने में सफल होता है। तो हम यहां पहले चरण में किसका अध्ययन करेंगे, यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उत्तरकालीन मुगल शासक, या ये जो प्रांतीय शक्तियां हैं इनको अध्ययन करेंगे, और इनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाएगा। यहां से प्रारंभिक परीक्षा में कई प्रश्न आते हैं, मेंस में भी आते हैं, इसको हम देखेंगे। अब रही दूसरे चरण की बात। ठीक है, दूसरे चरण की बात रही। देखें दूसरे चरण में क्या होता है। ठीक है, अब द्वितीय चरण के अंतर्गत हम देखेंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में औपनिवेशिक विस्तार को समझेंगे। ठीक है, दूसरे चरण में क्या समझेंगे, औपनिवेशिक विस्तार। यह औपनिवेशिक विस्तार देखें, ये 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में इनका जो औपनिवेशिक विस्तार था, उस औपनिवेशिक विस्तार या अपने औपनिवेशिक विस्तार को विस्तारित करने के लिए या औपनिवेशिक हितों के प्रतिपूर्ति के लिए कुछ इन्होंने नीतियां बनाई। उन नीतियों का अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात दूसरे चरण में इनका उपनिवेशवाद और इनकी नीतियों का अध्ययन करना पड़ेगा। देखें, औपनिवेशिक विस्तार। ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार इनका 3 स्टेप पे होता है। ये तीनों स्टेप समझें। पहला स्टेप है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। ध्यान रखेंगे, पहले स्टेप में हम अध्ययन करेंगे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। ठीक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 1757 से 1813। ध्यान रखेंगे, 1757 से 1813 के बीच जो इनकी वाणिज्यिक गतिविधियां कंपनी की होंगी उसका अध्ययन करेंगे। यहां से भी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और ऑप्शनल में भी प्रश्न बनते हैं। हम ऐसा चर्चा करेंगे कि चाहे आपका प्री हो या मेंस हो या कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, कुछ भी हो, आपका यहां से क्लियर होता रहे। ठीक है, दूसरे चरण में देखेंगे औद्योगिक उपनिवेशवाद। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 1813 से 1857 के बीच में। 1813 से 1857 के बीच में
और तीसरे स्टेप में देखेंगे वित्तीय उपनिवेशवाद। ध्यान रखें, वित्तीय उपनिवेशवाद। इसका टाइम है 1858 से लेके 1947 के बीच में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे इस चरण में औपनिवेशिक विस्तार में कंपनी अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ नीतियों की स्थापना करेगी, कुछ जमीनों को कब्जा करेगी आंतरिक संबंधों के बाद स्थानीय शासकों के। तो उन संबंधों को निर्धारित करने के लिए कुछ नीतियां अपनाएंगी, जिसमें कौन कौन सी नीतियां होंगी, जिसमें राजस्व व्यवस्था, या ऐसे इसको हम अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। फिर न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, फिर इसके बाद पुलिस, ठीक है, पुलिस के साथ प्रशासनिक, फिर इसके बाद अन्य नीतियों में शिक्षा संबंधी नीति, ठीक है। इन नीतियों का प्रसार करेगा। ये नीतियां कहां से कहां तक होंगी? 1757 से लेकर 1947 का अध्ययन हम समग्र रूप से यहां करना चाहेंगे। जो प्रशासकीय नीतियां होंगी, जो दोषपूर्ण होंगी, सारी की सारी नीतियां इनकी दोषपूर्ण नहीं होंगी, कुछ दोषपूर्ण होंगी, कुछ अच्छी होंगी। उन समस्त नीतियों का अध्ययन हम दूसरे चरण में करेंगे। दूसरे चरण में फिर आप समझे किसका किसका अध्ययन होगा? इनके उपनिवेशवाद के और इनकी नीतियों के, ठीक है। अगर हम इस तरह से आधुनिक भारत को समझने का प्रयास करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप समझने का प्रयास करें, एक दिन की कहानी नहीं है, निरंतर चलेगा। कम से कम 2-2.5 महीने का क्लासेस होंगे, क्योंकि ऑनलाइन के क्लासेस थोड़े छोटे होते हैं। 2-2.5 महीने के क्लासेस होंगे, केवल मॉडर्न पर, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हम एकदम अंदर से डिटेल जो आपके लिए उपयोगी होगा, हर स्तर पर समझने बूझने का प्रयास करेंगे। दूसरे चरण की कहानी इस प्रकार से है कि 2 बातों का अध्ययन होगा, उपनिवेशवाद और इनकी पॉलिसी। अब तीसरे चरण के अंतर्गत हम देखेंगे, अब तीसरे चरण के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करते हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत 1757 से लेके 1947 के बीच हुए आंदोलन। इस आंदोलन की कहानी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तीसरे चरण के अंतर्गत, चरणबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक इतिहास का होता है। इस यूनिट से निश्चित ही चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। आंदोलन देखें, जो इनकी औपनिवेशिक हितों के प्रतिपूर्ति के लिए जो इनके दोषपूर्ण नीतियां थीं, उन्हीं नीतियों के चलते जो जन आक्रोश फैला था, समझने का प्रयास करेंगे। जो जन आक्रोश फैला था, उन्हीं जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आंदोलन के रूप में सामने उभर के आती है। वो जन आक्रोश कैसा था? क्या एक व्यक्ति का था, या समस्त व्यक्तियों का आंदोलन था, किसी खास वर्ग का था? उसको हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर था या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था। विविध स्तर से इस आंदोलन को हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। इसको कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मुझे जरूरत जगह जगह पे पड़ेगी, हम उस तरीके से बताएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कैसे जरूरत पड़ती है और मुख्य परीक्षा में कैसे जरूरत पड़ती है। तो पहला देखा जाए, सबसे पहले यहां देखा जाए तो आंदोलन की शुरुआत जनजाति आंदोलन के रूप में उभर के आते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जनजाति आंदोलन प्लासी बक्सर से लेकर आप आजादी तक विविध स्वरूपों में आंदोलन होते रहे। इसको हम 2 तरीके से बांट के देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बांट के देख सकते हैं, और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यहीं पर हम बांट के देखने का प्रयास करेंगे। इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं।
अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से दो तरीका क्या होगा, ऐसे देखें, ये 19वीं सदी के आंदोलन, 19वीं सदी के जनजातीय आंदोलन, 19वीं सदी के जनजातीय आंदोलन और 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन। ठीक है, मेंस में इसका स्वरूप पूछा जाता है, 19वीं सदी की जनजातीय आंदोलन कैसे होगा, 20वीं सदी की जनजातीय आंदोलन कैसे होगा, या किसी व्यक्तिगत पार्टिकुलर आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली जाएगी। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब इनकी राजस्व नीतियों के चलते, कंपनी के राजस्व नीतियों के चलते, ब्रिटिश हुकूमत के राजस्व नीतियों के चलते कृषक आंदोलन हुए। कौन से आंदोलन, कृषक आंदोलन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कृषक आंदोलन को भी हम इसी स्वरूप में समझ सकते हैं। कैसे, 19वीं सदी और 20वीं सदी, 19वीं सदी के आंदोलन और 20वीं सदी के आंदोलन के रूप में समझ सकते हैं। कोई व्यक्तिगत आंदोलन के रूप में समझ सकते हैं, या किसी बड़े आंदोलन के बीच में किसानों की भूमिका के रूप में समझ सकते हैं, चंपारण के रूप में समझ सकते हैं, खेड़ा के रूप में समझ सकते हैं, तिभागा और तिनकठिया आदर्श का बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। विविध आंदोलन के रूप में हम किसान आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मेंस में तो एक प्रश्न और भी बनने की संभावना मुझे दिखाई पड़ रही है, 21वीं सदी का किसान आंदोलन, 19वीं सदी और 20वीं सदी या 21वीं सदी के किसान आंदोलनों में अंतर क्या है, आज का स्वरूप किसान आंदोलन का कैसा है, ये मुख्य परीक्षा में मुझे निश्चित लगता है कि प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे जब मेंस पर हम चर्चा करेंगे, या जब इस टॉपिक को हम पढ़ाने लगेंगे। आपने देखा कि ये आंदोलन, कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, इसके साथ साथ मजदूर आंदोलन की भी बारी आती है। मजदूर आंदोलन की शुरुआत तो तब हो जाएगी जब भारतवर्ष में औद्योगिक उपनिवेशवाद का शुरुआत होगा। ठीक है, यहाँ मजदूरों के हितों की बात की गई थी, आंदोलन की शुरुआत उनके हितों से की गई, लेकिन कालांतर में उनके आंदोलन का स्वरूप बदलता गया। इनके आंदोलन के स्वरूप को फिर वही 3 रूपों में हम देखेंगे, 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी या आधुनिक मजदूर आंदोलन के स्वरूप। ये मेंस की बात होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में किससे प्रभावित होकर लोग किए, इन सब पर हम तीसरे चरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इन्हीं में, इन आंदोलनों के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, या इसी को आप पुनर्जागरण की बात करते हैं। जो यहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो न एक धर्म में हुए, अपितु विविध धर्मों में की बुराइयां या उनके कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की गई, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ठीक है, अहमदिया आंदोलन, फारसी आंदोलन, तमाम आंदोलनों की शुरुआत यहाँ आपको सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को हटाने के लिए यहाँ आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से। ये किस चरण में हम अध्ययन करेंगे, तीसरे। आप क्रमवार समझते जाइएगा हम कैसे कैसे इतिहास को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप गवर्नर जनरल को इतिहास कहना चाहते हैं, जो हमें गवर्नर जनरल रास्ते में मिलेंगे उनको हम पढ़ लेंगे, रट लेंगे, या जहां जरूरत पड़ेगी उनकी सूची हम आपको पीडीएफ के माध्यम से या किसी माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब इसी में देखा जाए, यहाँ संगठनात्मक आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है। वो संगठनात्मक आंदोलन क्या होगा, कांग्रेस, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन, कांग्रेस के इतर भी संगठन बने, तो कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन 2 प्रोसेस में इनको हम बांट के देख सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक तो समय के साथ इसमें वैचारिक परिवर्तन रहे, उनके विचारों के आधार पर हम इस आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे ना। विचारों के आधार पर कैसे आप समझने की कोशिश करें। उदारवादी, ठीक है, उदारवादी आंदोलन, फिर उग्रवादी आंदोलन, फिर क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान देने की कोशिश करिएगा, सब कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस के अतिरिक्त जो वैश्विक गतिविधियां रहे, इसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित होकर क्रांतिकारी या साम्यवादी आंदोलन, ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, विविध स्वरूपों में हम आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हम तरह तरह से इसको समझने बूझने प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कालखंड के आधार पर भी, ध्यान रखिएगा, कालखंड के आधार पर भी आंदोलन को, आधुनिक भारत के आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे या कांग्रेस के आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। इनको हम 3 चरणों में बांटेंगे। पहला 1885 से लेकर 1905 में, जिसको हम उग्रवादी के रूप में जानते हैं, सॉरी उदारवादी के रूप में, उदारवादी गतिविधियां संचालित होंगी। फिर इसके बाद 1905 से 1919 के आधार पर उग्रवादी, फिर इसके बाद गांधीवादी, गांधीवादी 1919 से 1947 अर्थात देश की आजादी तक। अब इसी में देखेंगे जो 1919 दूसरा चरण और तीसरे चरण के बीच में 2 विश्व युद्ध भी हुए। 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ये 1914 से 1918 के बीच, और ये 1939 से 1945 के बीच। अब जो ये दोनों युद्ध हुए, इन्हीं युद्धों से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से भारतीय क्रांतिकारी प्रभावित हुए। आप समझने की कोशिश करिए। इसी समय हम राष्ट्रीय, और इसी में देखेंगे आंदोलन की एक दिशा और आपको मिलेगी, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, आंदोलन की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। देखेंगे तो तीसरे चरण में क्या आप देख रहे हैं। तीसरे चरण में आप देख रहे हैं जनजातीय आंदोलन, 19वीं सदी के आंदोलन, 20वीं सदी के आंदोलन को पढ़ेंगे। कृषक आंदोलन को 3 स्वरूपों में बांटने की कोशिश करेंगे। 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और इसके फैक्ट पीटी के भी होंगे। इसी प्रकार से मजदूर आंदोलन भी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के विविध चरण, गांधीवादी युग और वैश्विक प्रभाव या प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का आंदोलन पर प्रभाव या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को आप दूसरे चरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी तीसरे चरण में 1947 में देश आजाद भी हो जाएगा। ध्यान रखिए, अब देश की आजादी से ही मेरे इतिहास का अंत नहीं हो जाता है। अभी मुझे स्वतंत्रोत्तर काल के इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा, जो 1947 से लेकर 1964 तक। ध्यान रखेंगे 1964 तक। 1964 के अतिरिक्त जो सिविल सेवा के होंगे, पीसीएस आईएएस वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके आगे की कहानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर हम गढ़ते हैं या पढ़ते हैं। अब हम चौथे चरण का अध्ययन देखें। चौथे चरण का अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे हम। ठीक, चतुर्थ चरण के अंतर्गत 1947 से आज तक या 1947 से लेकर 1964 तक, आज तक कहने का मेरा अभिप्राय है जो सिविल सर्विस के विद्यार्थी, आईएएस और पीसीएस वाले विद्यार्थी हैं, वो आईआर भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। भारत का संबंध कैसे है विदेशों से,
आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। इनकी नीतियां कैसे हैं, आपके सरकार की नीतियां कैसे हैं, इसी के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं। चौथे चरण के अंतर्गत हम 4 बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। आजादी के बाद कुछ समस्याएं सामने उभर के आती हैं, उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या समस्या थी? रियासतों की समस्याएं या रियासतों के विलय की समस्याएं। ये समस्याएं, ठीक है, यहीं से शुरू होती है। फिर इसके बाद संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, इसी में पंचायती राज भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। संवैधानिक विकास के साथ साथ आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, इन सब पर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन के साथ साथ भारत की विदेश नीति, विदेश नीति। इस विदेश में नेहरू की नीति देखी जाती है इतिहास में, जिसमें देखते हैं आप पंचशील सिद्धांत, ठीक है, और गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का अध्ययन करते हैं। ये तो नेहरू की बात हो गई। अब यहीं से IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। आगे की कहानी, ठीक है। गुजराल की बड़े भाई की नीति, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी भारत के संबंध को यहाँ देखा जाता है। इतिहास में 1964 तक पढ़ते हैं। उसके बाद IR की कहानी आप अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, विविध सरकारों की नीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से देखें, ये आधुनिक भारत को हम 4 स्टेप में बांट के अध्ययन किए, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद प्राचीन मध्य के सिलेबस को समझाते हुए उसको अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल से हमारा पहला टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उसके आगे की कहानी, ठीक है। इसको देखें, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।